हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे भावी फौजियों को वंदे मातरम। आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, क्रांतिकारी इस्तकबाल। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर है जिंदा तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदगी की नाक में दम कर दे। मायूस मत होना कभी, जिंदगी में तेरा नाम बन सकता है। अगर हो हौसला मजबूत तो अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी अब्दुल कलाम बन सकता है। तो जी हाँ, हमेशा की भांति आज पुनः 30 क्वेश्चन 30 मिनट की श्रृंखला में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। तो आर्मी स्पेशल जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 30 क्वेश्चन 30 मिनट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शून्य से शिखर तक का सफर हम सब मिलकर लड़ेंगे और सिलेक्शन ही हमारा अंतिम मोक्ष है। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन ये पथ रोकेंगे। तो चलो ले चलते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत तथा किसके मध्य हुआ। यानी आर्मी के पेपर के अंदर युद्ध अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास भारत तथा किस देश के मध्य होता है। तो सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास है वो भारत व सिंगापुर के मध्य होता है। यदि बात करूं मैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के मध्य सिलिनेक्स है। इसके अलावा मित्र शक्ति, सिलिनेक्स, मित्र शक्ति, ये जो युद्धाभ्यास है वो श्रीलंका के मध्य होता है। जापान की बात करूं तो जापान के साथ धर्मगोर्जियन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धर्मगोर्जियन। अमेरिका की बात करूं तो वज्र प्रहार, अमेरिका की मैं बात करूं तो वज्र प्रहार। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास, मालाबार युद्ध अभ्यास के अंदर 4 देश शामिल है। जो क्वेड संगठन बना हुआ है, जो चीन के विरोध मुख्य रूप से बना हुआ है, 4 देशों का जो क्वेड संगठन है उन्हीं का ही ये युद्ध अभ्यास है, जिसके अंदर 4 देश है, अमेरिका, जापान, भारत तथा ऑस्ट्रेलिया। इन 4 देशों का यह संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसका नाम मालाबार है। ये क्वेड संगठन का युद्धाभ्यास है। इसके अलावा सिम्बेक्स सिंगापुर का है, सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ है, धर्मगोर्जियन जापान के साथ है और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ है। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। मंदिरों से संबंधित, उत्सवों से संबंधित, नृत्यों से संबंधित, शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। केरल की बात करूं तो केरल के अंदर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर ये विवाद में रहता है क्योंकि यह महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, इसलिए। कर्नाटक की बात करूं मैं तो कर्नाटक के अंदर हाल ही में जो यूनेस्को धरोहर में शामिल हुआ है होयसोल मंदिर कर्नाटक के अंदर स्थित है। तमिलनाडु की बात करूं बृहदेश्वर है। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर मदुरई, ये भी आर्मी में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, मीनाक्षी मंदिर। असम के अंदर भी बहुत फेमस मंदिर है कामाख्या माता का मंदिर, कामाख्या माता का मंदिर असम के अंदर स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे। सबरीमाला केरल में, होयसोल मंदिर कर्नाटक, मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। इसके अलावा जैसे रामेश्वरम है, रामेश्वरम ये भी तमिलनाडु के अंदर है, कामाख्या माता असम के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और यहां अपने इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि न्यूनतम लिंगानुपात, यानी लिंगानुपात क्या होता है। 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात था वो 943 है, यानी 900 पुरुषों के ऊपर
1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं हैं, तब आप समझ लो कितने लोग कंवारे रहने की संभावना बन रही है। इसलिए इस लिंगानुपात को बढ़ाया जाए, महिला संरक्षण का सम्मान किया जाए। अब बात अपने है कि न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हरियाणा। तो न्यूनतम लिंगानुपात यानी लड़कियों की संख्या महिलाओं की संख्या कम है प्रति पुरुषों की तुलना में, वो है हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा। केरल की बात करूं तो केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है। यदि पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। सर्वाधिक साक्षरता दर भी पूछे, सर्वाधिक साक्षरता दर भी किस राज्य की है, तो वो भी केरल की है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यदि पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का, यानी प्रति 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। सिक्किम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो वो सिक्किम है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सर्वाधिक साक्षरता केरल की है और न्यूनतम साक्षरता बिहार की है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। वर्तमान में राज्यसभा के पदेन सभापति कौन है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति हमेशा कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के पदेन सभापति की बात करूं तो जगदीप धनखड़ है। ओम बिरला की बात करूं तो ओम बिरला ये लोकसभा के अध्यक्ष है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। मल्लिकार्जुन खड़गे, यदि बात करूं मल्लिकार्जुन खड़गे तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यदि पूछे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जेपी नड्डा की बात करूं तो ये भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जेपी नड्डा। और जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अध्यक्ष है, ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में बैरकपुर का नेतृत्व किसने किया? यानी अलग अलग छावनियों के अंदर क्रांति हुई थी। तो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है वो है बैरकपुर छावनी के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, कंवर सिंह, खान बहादुर खान या मंगल पांडे? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मंगल पांडे। वैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत मैं करूं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी, 10 मई 1857। और मंगल पांडे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद है। 1857 की क्रांति का 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद भी पूछे तो मंगल पांडे ही है। और 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुई थी वो 10 मई 1857 को हुई थी। बेगम हजरत महल ने लखनऊ के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन है मंत्रिमंडल व राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है? यानी कैबिनेट के अंदर कोई कानून पास होता है, विचार विमर्श होता है और उसको यानी मंत्रिमंडल व राष्ट्रपति किसी भी कोई भी मंत्रिमंडल की जो सलाह होती है जो राष्ट्रपति तक पहुंचानी होती है, यानी राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का काम कौन करता है? कड़ी का काम करता है मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल व राष्ट्रपति के मध्य की कड़ी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ओम राष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़, और महान्यायवादी की बात करें तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमणी। महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं और मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम करते हैं प्रधानमंत्री। हाल ही में ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़े थे, काफी स्टूडेंट्स के कमेंट यही आ रहे थे कि कुछ करंट के क्वेश्चन शामिल किए जाए ताकि एसएससी जीडी का एग्जाम सर के ऊपर है, जिससे एसएससी जीडी वाले स्टूडेंटों को भी फायदा हो सके। तो हाल ही में हिम तेंदुआ राष्ट्रीय प्रतीक किस देश का घोषित हुआ, यानी हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किस देश ने किया? अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, भारत या पाकिस्तान? किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन है, यह भी करंट अफेयर्स का ही है। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन जो 2024 के अंदर संपन्न हुआ है, कि मेजबानी किस देश ने की? बिल्कुल करंट का ताजा क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है, उसकी इस बार जो मेजबानी की है, वो यानी जो शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो किस देश के अंदर हुआ है? मेजबानी का मतलब होता है जहां पर आयोजन करवाया जाता है वो मेजबान देश, मेजबान कंट्री कहलाती है। भारत, युगांडा, अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका। तो आप बताइए, हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन 1955 के अंदर ये अस्तित्व में आया था, 1955 में, जिसके 3 नेता थे, नेहरू, नासिर तथा टीटो। इन तीनों की ये दिमाग की उपज थी। इन्होंने गुट निरपेक्ष दल बनाया, यानी किसी भी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर जो देश शामिल है वो किसी भी देश की सैन्य शक्ति को सपोर्ट नहीं करते हैं। 2 देशों के मध्य युद्ध होने पर एक तरफ अपनी सैन्य शक्ति, जिस प्रकार रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ तो अमेरिका ने स्पष्ट यूक्रेन का जैसे पक्ष लिया, तो वो गुट निरपेक्ष सदस्य नहीं है। भारत उस प्रकार किसी भी 2 देशों के बीच के युद्ध के बीच में हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि भारत एक गुट निरपेक्ष देश है जो 1955 के अंदर अस्तित्व में आया था, नेहरू, नासिर और टीटो के नेतृत्व में। इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है जो आयोजित हुआ है युगांडा के अंदर, यानी 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी युगांडा के अंदर हुई है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आप कमेंट करके मुझे ये बताएं कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? वर्तमान में तो भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली तो पूछा जा रहा है कि कब बनी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है। और ये मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली भारत की राजधानी 1911 के अंदर बढ़ी। 1947 के अंदर तो ये हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ। 1999 की मैं बात करूं तो 1999 के अंदर भारत पाक के मध्य युद्ध हुआ, जिसको कारगिल का युद्ध कहा जाता है। कि तुम भूल गए सन 99 को, तुम भूल गए कारगिल का रण, इंगिरी पर लिखी कहानी थी, इस्लामाबादी गुंडों को जब बेटा याद दिलाही नानी थी। तो ये 1999 का युद्ध हुआ जब पाकिस्तान को नानी याद दिलाई थी, वो था 1999। अगला क्वेश्चन है, रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? यानी किस बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? बाबर को, मोहम्मद शाह को, बहादुर शाह जफर को या औरंगजेब को? रंगीला बादशाह, बाबर की मैं बात करूं तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक, प्रथम मुगल शासक, यानी मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक है बाबर। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह पूछे तो बहादुर शाह जफर अंतिम बादशाह।
और औरंगजेब की बात करूं, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, उपनाम यदि पूछे औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है, और ये अंतिम शक्तिशाली शासक था। उसके बाद मुगल साम्राज्य का औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। औरंगजेब ही मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक था और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सबसे पहले भारत में गवर्नर का पद हुआ करता था, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पद किया गया। उसके बाद 1858 के अंदर वायसराय का पद सर्जित किया गया और उसके बाद पुनः आजाद होने के बाद, देश आजाद होने के बाद पुनः गवर्नर जनरल का पद किया गया और संविधान लागू होने के बाद उस पद को हटा दिया गया। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्नन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग। मैं जल्दी एक ये वायसराय से संबंधित, गवर्नर जनरल से संबंधित एक ट्रिक के माध्यम से एक क्लास लाऊंगा, उसके अंदर आपका पूरा जितना भी डाउट हो रहा है वो सारा क्लियर करवा दूंगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिंग है। लॉर्ड कर्जन की बात करूं तो बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय भारत का ये बंगाल का वायसराय था, बंगाल विभाजन के समय 1905 में। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करूं तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड कैनिंग की बात करूं तो ये भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, पामीर का पठार, अनातोलिया का पठार या इनमें से कोई नहीं? विश्व का सबसे ऊंचा पठार, इस पामीर के पठार को तिब्बत का पठार भी कहते हैं। पामीर के पठार को तिब्बत का पठार भी कहते हैं। अपना क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार की बात करूं तो भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार यदि आपको पूछे तो उसका राइट आंसर होगा लद्दाख का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा तिब्बत का पठार या पामीर का पठार, इसे दुनिया की छत कहा जाता है। पामीर की पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, दुनिया की छत कहा जाता है। अनातोलिया का पठार यदि पूछे तो कहाँ है? ये तुर्की के अंदर स्थित है। अनातोलिया का पठार तुर्की के अंदर स्थित है, वॉन झील यहीं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? महापुरुषों के उपनाम, समाधि स्थल, प्रमुख नारे या प्रमुख पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आज अपना क्वेश्चन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, बाण भट्ट। तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक है जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव है। महात्मा गांधी की कल परसों की क्लास के अंदर भी जिक्र हुआ था, हिंद स्वराज। एक और इनकी महत्वपूर्ण किताब है यंग इंडिया। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक भी महात्मा गांधी है। दयानंद सरस्वती की मैं बात करूं तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती है। और बाण भट्ट द्वारा रचित मैं बात करूं तो हर्षचरित, हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती है। यंग इंडिया के महात्मा गांधी, गीत गोविंद के जयदेव, गीता रहस्य के बाल गंगाधर
तिलक है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉफिट, गेन डोमेस्टिक प्रॉफिट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या गेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसकी फुल फॉर्म होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में पूछे तो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन बीच में से रह गया था, छठे के बाद सीधा, या थोड़ा मिस्टेक था, छठे के बाद सीधा आठवां था, इसलिए 7वां क्वेश्चन बीच में रह गया था। और ये जीके का अपना अंतिम क्वेश्चन है, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191, 1192, 1194 या 1576? त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। ये 1900 नहीं है, 1191 के अंदर त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद घोरी के मध्य। पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद घोरी। त्राइन के 2 युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय। प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान विजयी होते हैं, और त्राइन का द्वितीय युद्ध यदि सेकंड युद्ध पूछे तो त्राइन का द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के मध्य हुआ, और जिसमें मोहम्मद घोरी विजयी हुआ। 1194 की बात करूं तो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। और मैं बात करूं 1576 के अंदर, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 1194 में चंदावर का युद्ध है। 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ। युद्धों से संबंधित क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। तो ये था अपने जीके के 15 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे। अब अपन साइंस को ले चलते हैं, एक एक क्वेश्चन के ऊपर एनालिसिस करते हैं अपन। साइंस का पहला क्वेश्चन और इस क्लास का 16वां क्वेश्चन है अपने सामने कि शहद का प्रमुख घटक क्या है, यानी शहद के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या राइबोज? शहद के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, या शहद का कौन सा घटक है? आर्मी के अंदर 2023 के पेपरों में क्वेश्चन आया था, गन्ने का प्रमुख घटक कौन सा है? गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? शहद में कौन सी पाई जाती है? दूध में कौन सी पाई जाती है? फलों में कौन सी पाई जाती है? आरएनए में कौन सी पाई जाती है? डीएनए में कौन सी पाई जाती है? इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो है फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज फलों में भी पाई जाती है, फलों में पाई जाने वाली फ्रक्टोज है, और सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा पूछे तो फ्रक्टोज है। सुक्रोज की बात करूं तो सुक्रोज गन्ना में पाया जाता है। गन्ने की बात करो, चाहे चीनी की बात करो, चुकंदर की बात करो, तो गन्ना चीनी के अंदर जो पाई जाती है वो सुक्रोज पाई जाती है। दूध के अंदर जो पाई जाती है वो लैक्टोज पाई जाती है। दूध के अंदर उपस्थित शर्करा लैक्टोज पाई जाती है। राइबोज की बात करूं तो डीएनए तथा आरएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो राइबोज पाई जाती है। डीएनए और आरएनए में राइबोज, सबसे मीठी फ्रक्टोज जो फलों में शहद में पाई जाती है। गन्ने के अंदर, चीनी के अंदर सुक्रोज पाई जाती है। दूध के अंदर लैक्टोज पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रोगों से संबंधित। ऑस्टियोमेलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन की कमियों से होने वाले रोग और विटामिनों के रासायनिक नाम और इनके प्रमुख स्रोत, जो इंपॉर्टेंट जिनसे पर्टिकुलर विटामिन प्राप्त होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है पोषण से संबंधित। ऑस्टियोमेलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। यानी ये ऑस्टियोमेलेशिया हड्डियों से संबंधित रोग है, और हड्डियों से संबंधित जो विटामिन है वो है विटामिन
डी, विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेशिया तथा सूखा रोग कहते हैं जिसको रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन सी की मैं बात करूं तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी की मैं बात करूं, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन ए की मैं बात करूं तो विटामिन ए की कमी से रक्तोन्धी रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इन विटामिनों से संबंधित। विटामिन डी से ऑस्टियोमेलेशिया या रिकेट्स रोग होता है, सी से स्कर्वी, बी से बेरी, ए से रतौंधी। रासायनिक नाम पहले वाली क्लासों में मैंने बताया, और भी जब आगे क्वेश्चन आते रहेंगे तो मैं आपके सामने जिक्र करता रहूंगा इनके रासायनिक नामों की। RH कारक की खोज किसने की? यानी जो ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप, वो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 प्रकार में पाए जाते हैं, यानी वही RH कारक होता है उनका नेगेटिव और पॉजिटिव। तो RH कारक की खोज करने वाले कौन थे? लैंड स्टेनर, वो विनर, रॉबर्ट हुक, रोनाल्ड रोश या सोरेनसर। RH कारक की खोज करने वाले कौन थे? सोरेनसर की मैं बात करूं तो सोरेनसर ने जो अम्ल और सार के निर्धारण के लिए जो पीएच स्केल निर्मित की गई है, जिससे अम्ल और सार का पता करते हैं, उस पीएच स्केल के आविष्कारक कौन है यदि पूछे, उसके आविष्कारक कौन है तो सोरेनसर है। रोनाल्ड रोस की मैं बात करूं तो रोनाल्ड रोस मलेरिया के खोज करता है, मलेरिया रोग के खोज करता है यदि आपको पूछे तो रोनाल्ड रोस है। रॉबर्ट हुक की मैं बात करूं तो रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज करता है, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करता है। और RH कारक की खोज करता लैंड स्टीनर, वो विनर है। लैंड स्टीनर और विनर RH कारक की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है लेकिन श्वसन लेता है? यानी रक्त तो नहीं होता है लेकिन श्वसन तंत्र विकसित होता है और वो श्वसन प्रक्रिया करता है। कछुआ, मेढक, हाइड्रा, मीन। किसके अंदर रुधिर तो नहीं होता है लेकिन श्वसन लेता है? तो वो है हाइड्रा। श्वसन प्रक्रिया संभव है लेकिन जिसमें रुधिर नहीं पाया जाता है। इस हाइड्रा की एक और विशेषता है कि इसके अंदर तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है, यह भी हाइड्रे की विशेषता है। मेढक के लार्वे को टेट्रापोल कहा जाता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए का कृत्रिम विश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? डीएनए का कृत्रिम विश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? वैसे वैश्विक स्तर पर और प्रयोगशाला के अंदर विस्तृत रूप से जो करने वाले थे वो तो हरगोविंद खुराना थे, लेकिन सर्वप्रथम किसने किया ये अपना क्वेश्चन है। तो हरगोविंद खुराना, वॉटसन या क्रिक, कॉर्नबर्ग या जोहानसन। तो डीएनए का कृत्रिम विश्लेषण का सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले थे वो थे कॉर्नबर्ग। सर्वप्रथम प्रयोग कॉर्नबर्ग ने किया। हरगोविंद खुराना की बात करूं तो इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की। जेनेटिक कोड की खोज करता यदि पूछे तो हरगोविंद खुराना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो और भी इंपॉर्टेंट है। वॉटसन और क्रिक ने क्या किया? डीएनए की दोहरी संरचना की खोज की। दोहरी संरचना की जो खोज करने वाले थे, डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वॉटसन और क्रिक ने दिया। जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रतिपादन करने वाले जोहानसन थे। सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रतिपादन किया वो जोहानसन ने किया। वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। हरगोविंद खुराना ने डीएनए का कृत्रिम विश्लेषण वैश्विक और प्रयोगशाला के अंदर बड़े स्तर पर किया। जेनेटिक कोड की खोज की सर्वप्रथम प्रयास कॉर्नबर्ग ने किया। अगला क्वेश्चन है, कवक जनित रोग कौन सा है? आगे अपन एक ऐसी क्लास भी लाऊंगा मैं रोगों से संबंधित, जिसके अंदर रोगों से संबंधित क्लास लाएंगे, जिसके अंदर सारी ट्रिक के माध्यम से आपको सारे रोग लिखवा दिए जाएंगे। जीवाणु जनित रोग कौन से है, विषाणु जनित रोग कौन से हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से हैं,
कवक जनित रोग कौन से है। ट्रिक से याद करोगे तभी याद हो पाएंगे। अब अपना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से जीवाणु जनित रोग है या नहीं है, विषाणु जीवाणु प्रोटोजोआ कवक जनित है या नहीं है, सुमेलित असुमेलित, कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से इस फंडे को क्लियर किया जा सकता है। कवक जनित रोग कौन सा है? मलेरिया, प्लेग, तपेदिक। ये तपेदिका नहीं है, तपेदिक या दाद। कवक जनित रोग कौन सा है? मलेरिया, मादा एनाप्लेज मच्छर से जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ निकलता है, यानी मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ जनित है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ जनित रोग है। और प्लेग की बात करूं तो प्लेग जीवाणु जनित रोग है। प्लेग जीवाणु जनित। तपेदिक की बात करूं तो तपेदिक भी जीवाणु जनित रोग है। और खाज, खुजली, दाज, दमा, ये जो रोग है वो सारे के सारे कवक है। कवक से होने वाले रोग, एक ट्रिक है कवक से होने वाले रोगों की बात मैं करूं कवक से, तो इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो ग से बन गया गंजापन, दमा से बन गया दमा, अस्थमा जो दम वाला रोग, गंजा दामाद। खा से बन गया खाज, खुजली, खाज खुजली। द से बन गया दाद, यानी ग से बन गया गंजा से बन गया गंजापन, दामाद से बन गया दमा और दाद, खाज से बन गया खुजली, ए से बन गया एथलीट फुट। एथलीट फुट। ये जो रोग है वो सारे के सारे कवक जनित रोग है। अपन सारे रोगों की ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आता है कि वनस्पति तेलों को या खाद्य तेलों को वनस्पति घी के अंदर किस अभिक्रिया के तहत बदला जाता है? तो वो अभिक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से खाद्य तेलों को वनस्पति घी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और वो भी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। बहुत ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदला जाता है? तो निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बदला जाता है, और ये प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। मैं बात करूं आसवन की, तो आसवन से दो द्रवों को अलग किया जाता है। दो द्रवों को जो अलग करने का तरीका है, जैसे पानी और पेट्रोल एक साथ हो जाता है, पानी और तेल मिल जाता है, तो उसको आराम से ठहरा दिया जाता है, जिससे पानी नीचे की ओर एकत्रित हो जाता है और तेल चिकना होता है, ऊपर की ओर आ जाता है। और जब नीचे से ढक्कन खोल दिया जाता है तो पानी निकलना प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही पानी पूरा होता है ढक्कन बंद करते हैं तो पानी अलग हो जाता है, तेल अलग हो जाता है। यानी दो द्रवों को अलग करने की जो प्रक्रिया है वो आसवन विधि कहलाती है। और इसी को मॉडर्न करके लगाए तो प्रभाजी आसवन, जैसे रिफाइनरी के अंदर जो तेल का शुद्धिकरण होता है वो प्रभाजी आसवन विधि के तहत होता है। तो द्रवों को अलग करना ये आसवन कहलाता है। और गैल्वीकरण, यहां थोड़ा गलत लिखा है। गैल्वीकरण की बात करूं मैं, यहाँ पे गलत लिखा है थोड़ा, अभी मैं लिख देता हूं। गैल्वीकरण की प्रक्रिया अपन सबको पता है। गैल्वीकरण की जो प्रक्रिया है, गैल्वीकरण की प्रक्रिया ये लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना। लोहे को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने हेतु जो जिंक की परत चढ़ाते हैं वो गैल्वीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। मानव का सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह AB+,
यानी AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव या O नेगेटिव, तो सर्वग्राही है O AB पॉजिटिव। सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव है और सर्वदाता की यदि पूछे तो O नेगेटिव। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे आर्मी में तो आज दिन तक ये पॉजिटिव नेगेटिव भी लिखा हुआ नहीं आया, AB या O, तो सर्वग्राही AB है। AB में भी पूछे तो AB पॉजिटिव है और सर्वदाता की पूछे तो O नेगेटिव। सर्वदाता रक्त समूह पूछे तो O नेगेटिव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार की बैटरियों में कौन सा अम्ल उपयोग में लिया जाता है? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? किस अम्ल का उपयोग कार की बैटरियों यानी जितनी भी गाड़ियों के अंदर या सौर ऊर्जा के अंदर जो बैटरियां आती हैं, उन बैटरियों के अंदर अपन एसिड के रूप में जो डालते हैं, वो कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों के अंदर उपयोग में लिया जाने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के अंदर पाचन में सहायक है, हाइड्रोक्लोरिक। एसिटिक अम्ल सिरके के अंदर पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल धातुओं के परिष्करण में तथा एक्वारेजिया बनाने में सहायक है। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है? रबड़ को कठोर बनाने की जो प्रक्रिया है वो वल्कनीकरण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वल्कनीकरण में किस रबड़ के साथ क्या मिलाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है। वल्कनीकरण के समय रबड़ में क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ के अंदर सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर को रबड़ के साथ मिक्सअप करके वल्कनीकरण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? पीतल, तांबा, सोल्डर, इस्पात। कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है? पीतल की बात करूं तो पीतल की एक ट्रिक है पिताजी। पी से बन गया पीतल, ता से बन गया तांबा और जी से बन गया जिंक। तो कॉपर और जिंक मिलते हैं तब पीतल का निर्माण होता है। और यदि बात करूं मैं सोल्डर, तो सोल्डर के अंदर जब क्या मिलते हैं? पीबी और जब टिन, एसएन जब मिलते हैं तब सोल्डर का निर्माण होता है। तांबा, कॉपर अपने आप में एक धातु है, कोई मिश्र धातु नहीं है। और आप कमेंट करके मुझे ये बताओगे कि इस्पात किसकी मिश्र धातु है? कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मिश्र धातु से रिलेटिव आप मेरा कहना मानो तो सारे के सारे किसी भी स्रोत या गूगल करके जितने भी मिश्र धातु है उनका एक बार पुनः एनालिसिस करो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। इसमें कितनी बार भी पढ़ ले तो भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हर किसी के रहता है, इसलिए मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं। आप सर्च करो, गूगल मारो, पीतल, ये कांसा, सोल्डर, जितने भी जर्मन सिल्वर, कांसा, जो भी जितने भी आ रहे हैं, जो फ्यूज तार है, सोल्डर है, जर्मन सिल्वर है, गन मेंटल है, सारे के सारे मिश्र धातुओं की एक बार सारणी बनाओ। 10 से 12 बार जब आप पढ़ोगे तब आपका अपने मन के अंदर एक ट्रिक सेट करोगे, तब इन मिश्र धातुओं को आप याद कर पाओगे। और आर्मी, एसएससी जिसमें रसायन विज्ञान आती है, धातु आते हैं, तो इसमें से ये मिश्र धातु का जो कंसेप्ट है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको थोड़ा एक बार आराम ठंडे दिमाग से मनन करके क्लियर कर ले, ताकि एक नंबर अपने परीक्षा में बाकी वाले विद्यार्थियों से ज्यादा आ सके। अगला क्वेश्चन है, भारी मशीनों में सनहेक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सनहेक का मतलब है जो चिकनापन प्रदान करे, जैसे गाड़ियों के अंदर ग्रेस लगवाते हैं, ग्रेस है, ऑयल है, उसके माध्यम से भारी मशीनों के जो बड़े बड़े क्रे और पुर्जे होते हैं वो घसीटे, जिनके अंदर घर्षण बल कम किया जा सके, घिसावट उसकी कम की जा सके, तो सनहेक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बॉक्साइड का, गंधक का, फास्फोरस का या ग्रेफाइट का? तो सनहेक के रूप में चिकना पदार्थ होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग भारी मशीनों में सनहेक के रूप में किया जाता है। बॉक्साइड की मैं बात करूं तो ये एल्यूमिनियम का एस्क है, एल्यूमिनियम का एस्क बॉक्साइड है।
आयस्क से संबंधित मैंने एक क्लास में आपको और करवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है, लोहे का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट है, मैग्नीशियम का कार्नालाइट है, यूरेनियम का पिच ब्लेड है, पारे का सिनेबार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंधक की बात करें, गंधक को सल्फर कहते हैं, गंधक को सल्फर कहते हैं। और सल्फर चांदी की शत्रु धातु है, क्योंकि चांदी से अभिक्रिया करके चांदी की चमक को यह फीका कर देती है, चांदी को काली कर देती है सल्फर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान रहता है गति, वेग, त्वरण या बल। स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में गिरती हुई किसी भी वस्तु का त्वरण हमेशा समान रहता है, उसके त्वरण का मान हमेशा समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। आरबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स या प्रोथ्रोम्बिन। आरबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट या प्रोथ्रोम्बिन। तो आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स की मैं बात करूं तो डब्ल्यूबीसी को, जो श्वेत रक्त कणिका होती है जिसका काम शरीर के अंदर रोगों से लड़ने का है, जिसको शरीर का सैनिक कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को कहते हैं। प्लेटलेट्स का काम शरीर में रक्त का थक्का बनाना है। और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और आरबीसी का काम, आरबीसी के अंदर जो वर्णक होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और आरबीसी का काम गैसों का परिवहन करना है, ऑक्सीजन को लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वापस लाना, गैसों का परिवहन करना आरबीसी का कार्य है। प्रोथ्रोम्बिन की बात करूं, प्रोथ्रोम्बिन ये प्लाज्मा में पाया जाता है और इसका काम भी रक्त का थक्का बनाना है। ये प्लाज्मा, रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और कणिका। कणिका 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीटी और प्लेटलेट्स। और एक भाग जो 55% होता है वो प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन और इरिथ्रोम्बिन 2 पाए जाते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। और यकृत के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, यकृत में उपस्थित एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिपेरिन। हिपेरिन ये तो शरीर से बाहर जो प्लेटलेट्स है, चाहे ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये शरीर के बाहर रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। जब कुछ लग जाती है चोट तो शरीर को रोकने में, थक्का, खून को रोकने में, थक्का बनाने में सहायक है। और यकृत के अंदर जो हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है वो शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने से रोकती है, क्योंकि शरीर के अंदर रक्त का थक्का बना हुआ भी काम का नहीं है। तो रक्त का थक्का बनने से रोकने में तो सहायक हिपेरिन है, और बढ़ाने में जैसे थ्रोम्बोसाइट्स है, प्रोथ्रोम्बिन है, इनका कार्य रक्त का थक्का बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त के बारे में भी बात करेंगे। और इसी चैनल पे रक्त की क्लास भी, मेरे साइंस की ऑफलाइन क्लास जो ली हुई है वो भी इस मेजर कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है। वहां मैंने रक्त का पूरा एनालिसिस किया है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया में कौन कौन से अम्ल होते हैं? एक्वा रेजिया को अम्लराज कहा जाता है। एक्वा रेजिया को अम्लराज कहा जाता है और यह सोने और चांदी को गलाने में सहायक है। सोने और चांदी को, यदि सोने के किसी या चांदी के किसी आभूषण को यदि एक्वा रेजिया में धोया जाता है तो वो एकदम नया हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसके ऊपर की जो बाहरी परत होती है वो पूरी पानी के अंदर, उस एक्वा रेजिया के घोल के अंदर घुल जाती है, तो वो होता है एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया 2 अम्लों से मिलकर बना हुआ होता है और वे दोनों अम्ल होते हैं नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 तथा HCl। इनको, जैसे जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसको 1 अनुपात में, हाइड्रोक्लोरिक को 3 में, यानी ये याद रखना है आपको, अनुपात भी याद रखना है। नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों को मिलाकर एक्वा रेजिया यानी अम्लराज बनाया जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया से करो। मैं हमेशा लगभग लिमिटेड 4 से 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लाता हूं, इतना ही फिजिक्स के लाता हूं, इतना ही बायोलॉजी के। प्रयास मेरा ये रहता है अधिक से अधिक आए हुए क्वेश्चन हर क्लास के अंदर मैं 70 से 80% क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर के लाने का प्रयास करता हूं। 10 से 20 क्वेश्चन उनसे रिलेटिव लाने का प्रयास करता हूं
जो एग्जाम में आएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, जिसके अंदर इंडिया जीके, जीके जीएस, इंडिया जीके और सामान्य साइंस 10वीं स्तर की साइंस जिसके अंदर आती है, उन सब के लिए ये क्लास रामबाण साबित है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम 7 बजे। जय हिंद, जय भारत।